हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब हमारा ये जो है वो बायोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका थर्ड लेक्चर है। अब तक दो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है, किस किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अपडेटेड वर्जन एनसीईआरटी के अंदर क्या है, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं उन सभी को तीन आपको डोमेन के अंदर डिवाइड किया गया। और डोमेन क्या था, डोमेन किंगडम से बड़ा ग्रुप होता है। तो डोमेन कौन सा था, एक डोमेन आपका बैक्टीरिया था, एक आर्किया था, एक यूकारिया था। बैक्टीरिया और आर्किया एक्चुअल में जो किंगडम मोनेरा था उसको डिवाइड करने के बाद में बनाया गया था। और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया ये आपके कहाँ पर थे, ये आपके थे यूकारिया के अंदर मौजूद थे। आई बात समझ में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं धीरे धीरे। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम केवल और केवल तीन किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है। हालांकि सेकंड चैप्टर के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद में सेल साइकिल और सेल डिवीजन होगा, फिर बायोमोलिक्यूल्स होगा, फिर आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल होगा, फिर एनिमल फिजियोलॉजी होगी, फिर प्लांट के बारे में होगा, फिर इस तरह करके 11th हम पूरी करेंगे अपने। ठीक है, चलिए तो किंगडम मोनेरा। अच्छा ये बताओ, किंगडम मोनेरा जो था मैंने आपको बताया था, देखो अगर आपके पास में एनसीईआरटी है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो आप प्लीज़ उसको इस्तेमाल करें। आपके पास की स्टेशनरी खुल चुकी है। जो क्लास 10th के स्टूडेंट 11th में आ चुके हैं, हालांकि उनके 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में रिमेनिंग एग्जाम्स अगर रह चुके हैं तो वे पूरे कर लिए जाएंगे। ये बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर बता दिया गया है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि अपने नियर बुक स्टॉल से, स्टेशनरी से आप अपनी एनसीईआरटी परचेज करें। नहीं भी है तो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर जरूर लें, मैंने आपके डाउनलोड सेक्शन में डाल रखी है, ग्रुप के अंदर डाल रखी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और उसके अलावा आप जो है अगर एनसीईआरटी आपके पास में, आपके किसी जो पुराने दोस्त हैं उनके पास में हो तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, कुछ दिनों के लिए उधार मांग लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन एनसीईआरटी आपके पास में जरूर होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो मैं आपको बता रहा था किंगडम मोनेरा के बारे में, एक टेबल मैंने आपको बताई थी, टेबल नंबर 2.1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखिए, अगर ये टेबल आप देख पा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर के अंदर थी। इसमें किंगडम मोनेरा के हमने 5 कैरेक्टर स्टडी किए थे। पहला तो हमारा सेल टाइप। सेल टाइप किंगडम मोनेरा की कैसी होती है, ये प्रोकैरियोटिक होती है। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। मैं पांचों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और उसके बाद में हम पहले उनको समझेंगे और उसके बाद में फर्दर और डिटेल में समझेंगे। प्रोकैरियोटिक क्या है इसकी, ये इसका सेल टाइप हो गया कि सेल टाइप कैसी हो गई, प्रोकैरियोटिक होगी। उसके बाद में आता है इसका सेल वॉल, उसके बाद में क्या आता है इसका सेल वॉल। सेल वॉल इसकी कैसी होती है, सेल वॉल बनी होती है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। एक्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल में ये होती है पॉलीसैकेराइड की और अमीनो एसिड की बनी होती है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की और अमीनो एसिड की बनी होती है। ठीक है, और इसके उसको क्या बोलते हैं, इसके जब आप ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ती है और एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये उसको बोला जाता है। और एक्चुअल में पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो कि बनता है इन्हीं चीजों से बनता है। आई बात समझ में। खैर कोई बात नहीं। उसके अलावा इसकी बात चलती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल वॉल टाइप। तीसरी क्या आ गई इसमें, तीसरी आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर आपको क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें आपको एब्सेंट देखने मिलती है एक्सक्लूसिवली। लास्ट सेकंड उसके बाद आती है इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका कि ये सेलुलर होती है। एक्चुअल में यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल्ड कोशिकाएं होती है ये, तो एक ही सेल है तो कहीं की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का। और लास्ट इसका चलता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि आपको जो मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने मिलती है, वो आपको किंगडम मोनेरा के अंदर देखने मिलती है। ठीक है, इसके अंदर आपके ऑटोट्रोपिक भी है, हेट्रोट्रोपिक भी है, कीमोट्रोपिक भी है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक
और हेट्रोट्रोफिक के अंदर ये आता है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आर.एच. विटेकर ने 1969 में आपके एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी थी। देखो सबसे पहले इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। देखो सिंपल सी बात है, आपका जो बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा होते हैं, किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर होते हैं वे एक्चुअल में क्या होते हैं, वे एक्चुअल में बैक्टीरिया कहलाए जाते हैं। और ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन भी लिखी हुई है, किंगडम मोनेरा जहां पर लिखा हुआ है वहां की जो फर्स्ट लाइन है उसकी फर्स्ट लाइन यही है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा की क्या होते हैं, सोल मेंबर होते हैं। यानी जो जितने भी सभी बैक्टीरिया है वे कहां पर प्लेस्ड होते हैं, वे किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और उसके अलावा इनकी बैक्टीरिया की जो सेल टाइप होती है वो कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक्चुअल में बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर बोलते हैं। और यूनिसेल्युलर के साथ साथ क्या होता है, सेल टाइप इसकी कैसी होती है, ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव यानी सबसे पहले जीव बनने वाले, प्रिमिटिव मतलब पुराना, एंशियंट, है बात समझ में। और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियस पुराने टाइप का है, वो कहते हैं ना पुरानी सोच के लोग हैं, पुरानी सोच के लोग मतलब जिसका न्यूक्लियस पुरानी सोच का है वो क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है। आई बात समझ में। सेल वॉल इसके पास में पाई जाती है लेकिन सेल वॉल इसकी सेलुलोज की नहीं होती है, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, जबकि इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का पॉलीमर होता है। एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड को मिलाकर क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस जो होता है इसका, न्यूक्लियस जो कि सेल को कंट्रोल करने वाला, सेल का कंट्रोलर जो होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर एक कवरिंग या मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होती है। आपको ये पॉइंट और ज्यादा क्लियरली कहां समझ में आएगा, साइटोलॉजी वाली यूनिट के अंदर समझ में आएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें चूंकि एक ही सेल है तो सेल्यूलर टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रोपिक में फोटो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है और कीमो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है। हेटरोट्रोपिक में आपको कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रोपिक भी देखने मिल सकता है, मतलब जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनसे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के बाद में आपको देखने मिलती है। आई बात समझ में। तो उम्मीद है एटलीस्ट इतना तो समझ में आपकी आ ही गया होगा। हम उसके आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपके सामने मैंने बताया कि किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर होते हैं वे एक्चुअल में क्या होते हैं, वे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। और ये आपको मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं। अगर हम कहीं भी बात करें तो ये क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा कहीं भी पाए जाने वाले जीव आपको क्या देखने मिलते हैं, वे बैक्टीरिया देखने मिलते हैं। समझ में आए बात। बैक्टीरिया आपको कहाँ नहीं देखने मिलता है, जहां आप इमेजिन नहीं कर सकते ना कि वहां पर लाइफ नहीं है, वहां पर भी आपको बैक्टीरिया। दो जगह ऐसी हैं, एक तो जलती हुई आग के अंदर, जलती हुई जो फायर फ्लेम होती है, जो जलती हुई आग होती है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होता है। और एक डिस्टिल्ड वाटर, फिल्टर वाटर जो होता है ना, उसके अंदर आपको बैक्टीरिया देखने नहीं मिलता है। उसके अलावा जहां जहां भी आप सोच सकते हो बैक्टीरिया वहां पर है। अंटार्कटिका के अंदर बैक्टीरिया है, समुद्र की गहराइयों के अंदर बैक्टीरिया है, उबलते हुए जब धधकते हुए लावे के अंदर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ नहीं है बच्चों, बैक्टीरिया हर जगह पर मौजूद है। जहां आप सोच भी नहीं सकते, जहां पर लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वहां पर आपको बैक्टीरिया है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या नहीं मिलता, वहां पर आपको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी बैक्टीरिया मिलते हैं। यानी बैक्टीरिया ऐसा है कि ऑक्सीजन वाले भी बैक्टीरिया होते हैं और नॉन ऑक्सीजनिक। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहेंगे वे भी है, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जिंदा रहेंगे, ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद है। समझ पा रहे। स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर भी बैक्टीरिया आपको देखने मिल सकता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। आई बात समझ में। आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर वहां पर भी आपको बैक्टीरिया दिखाई देखने मिल सकता है। आपके माउथ के अंदर बैक्टीरिया, यानी आप कल्पना नहीं कर सकते कि बैक्टीरिया कहां कहां है। समझ मारी बात, क्लियर है। चलिए, ज्वालामुखी के अंदर बैक्टीरिया है, मतलब इस अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट कोई जगह ऐसी होगी जहां पर बैक्टीरिया ना हो, अदरवाइज बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने मिलते हैं। और एक मुट्ठी भर मिट्टी के अंदर आपको लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में बैक्टीरिया देखने मिल सकते हैं। इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समझ में आए बात। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सोल मेंबर, बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं किसके, किंगडम मोनेरा के। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, लगभग आपको हर जगह देखने मिलते हैं। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में, हार्श हैबिटाट, दलदल के अंदर, मार्शी एरियाज के अंदर, आपके ऐसी जगह पे जहां पर सोल्ट की कंसंट्रेशन हद से ज्यादा है। देखो अचार के अंदर नमक क्यों डाला जाता है, ताकि वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं अचार खराब न हो। आपने देखा होगा घर के अंदर पिकल्स जब अचार का यूज किया जाता है तो उसके अंदर नमक डाल देते हैं। नमक क्या करता है, नमक जितने भी माइक्रोब्स वहां पर ग्रोथ करते हैं उनका एक्सोस्मोसिस, यानी उनके अंदर नमक की वजह से पानी बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। वो मर जाएंगे तो अचार खराब नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो यानी
आप सोल्ट की जब हायर कॉन्सेंट्रेशन हो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका दलदल या आपके ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। यानी आपको बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पर देखने मिलते हैं। समझ में आई बात? अब बैक्टीरिया, अब एक वर्ड बोला मैंने आपको बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया नाम सुनते ही आपके दिमाग में बात आती है कि बैक्टीरिया जो है आपके, वो बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाने वाले, ऐसा आपको हो सकता है, जरूरी नहीं है। आपको बैक्टीरियल डिजीज हो गई, आपको डिफ्थीरिया हो गई जिसे गलघोटू खांसी भी बोलते हैं, हुपिंग कफ कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, टिटेनस एक बीमारी है वो भी बैक्टीरिया से होने वाली है, प्लेग एक बीमारी है वो भी बैक्टीरिया से होती है, एक बड़ी फेमस बीमारी जिसका नाम है टाइफॉइड वो भी बैक्टीरिया से होती है, न्यूमोनिया वो भी बैक्टीरिया से होने वाली है। आई बात समझ में? गनेरिया, सिफिल्स ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती हैं। यानी इतनी सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। कोलेरा होती है, हैजा जिसे बोलते हैं, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, इतनी सारी बीमारियां बैक्टीरिया कॉज करता है, लेकिन उसके अलावा हमारे जीवन में बिना बैक्टीरिया के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जिस दही का इस्तेमाल करते हो वो भी बैक्टीरिया की देन है। आप मतलब समझ पा रहे हैं? आपके हर चीज, जितना भी आप अपनी लाइफ के अंदर अल्कोहल से लेकर ब्रेड खा रहे, रोटी खा रहे, चीज खा रहे, पनीर खा रहे, दही खा रहे, कुछ भी चीज आप यूटिलाइज कर रहे, समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस पर बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आपके यूजफुल भी होते हैं और क्या होते हैं, आपके हार्मफुल भी होते हैं। क्या होते हैं? हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है माइक्रोब्स, आपने सुना होगा, एक वर्ड आता है माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेकेड आई से नहीं से देख सकते। इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, और जनरली बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को हम सिनोनिम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं कि माइक्रोब्स आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो वे यूजफुल होंगे, यूजफुल माइक्रोब्स होंगे, या वे आपके हार्मफुल होंगे, यानी कोई बीमारी कॉज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो गए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या बोला जाता है? पैथोजन बोला जाता है। हालांकि इसके अंदर बैक्टीरिया ही नहीं आते हैं, माइक्रोब्स के अंदर फंजाई भी आती है, माइक्रोब्स के अंदर एल्गी भी आती है, माइक्रोब्स के अंदर प्रोटिस्टान भी आता है। लेकिन चूंकि हम बात बैक्टीरिया की कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया भी माइक्रोब्स की कैटेगरी का ही हिस्सा है। माइक्रोब्स एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन बैक्टीरिया आर दी पार्ट ऑफ द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का पार्ट होते हैं। वे माइक्रोब्स यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। और ऐसे माइक्रोब्स जो कि आपको डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल नेचर के हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी बोला जाता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा कि पैथोजन क्या होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। माइक्रोब्स एक्चुअल में बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, इन सब का जो ग्रुप कहलाया जाता है वो माइक्रोब्स कहलाया जाता है। ठीक है, और उसी का एक हिस्सा है आपके क्या? बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो एक्चुअल में पैथोजन वर्ड कहां से है? पैथोजन वर्ड आया कि माइक्रोब से। ऐसे माइक्रोब, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया कोई भी हो जो डिजीज, बीमारी कॉज कर रहा हो, हम क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। और चूंकि हम बैक्टीरिया की बात करें, इसलिए हमने उन्हें क्या बोला? पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोला। आई बात समझ में? तो ये तो था बेसिक सा हमारा बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी हो सकते हैं और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, मतलब जो बीमारी कॉज नहीं कर रहे, हमारे काम के हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, जैसे एग्जांपल नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ई कोलाई हो गया आपका, हालांकि वो पैथोजेनिक भी है अगर आपके उसमें है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर है। और उसके अलावा लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस, ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी, ये सब के सब आप आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, देखता हूं कुछ रह तो नहीं गया इतने पैराग्राफ के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब चलिए यहां तक हो गया। हाँ, कुछ बैक्टीरिया, एक वर्ड दे रखा है इसमें कि कुछ बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ एज ए पैरासाइट भी रहते हैं, यानी दूसरी बॉडी के ऊपर पैरासाइट की तरह से रहते हैं। वही वाली बात होगी, आगे और डिस्कस करेंगे हम डिटेल में इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की शेप्स के अकॉर्डिंग। बैक्टीरिया हमारे चार तरह के होते हैं। कितने तरह के? चार तरह के शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की शेप, अकॉर्डिंग टू शेप बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के। पहला हो गया आपके कोकाई, दूसरा हो गया बेसिलाई, तीसरा हो गया स्पाइरुला, चौथा क्या हो गया? विब्रियो। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बात बताऊं, अगर बैक्टीरिया आपका एक सिंगल बैक्टीरिया है, लेट अस सपोज कोकाई की बात कर लो। कोकाई का मतलब हो गया कि जिसकी शेप कैसी हो गई? स्फेरिकल शेप हो गई। कैसी हो गई? स्फेरिकल शेप हो गई। ठीक है, कैसी हो गई? स्फेरिकल शेप हो गई। ठीक है, कोकाई का, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरुला और विब्रियो। कोकाई का जो आपके वो है सिंगुलर वर्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोकस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोकस। इसका क्या बोला जाता है? बैसिलस।
स्पाइरिला का क्या बोला जाता है, विब्रियो। ये तो इसका यही है, ठीक है, कोका स्पाइरल विब्रियो, ये यही है इसके, ठीक है, क्लियर है। तो आप मैं बोल रहा हूँ कि शेप कैसी है आपके, देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी गिवन है, हालांकि आपको अगर यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर क्या कर दूंगा, वो दिखा दूंगा आपके, ठीक है। चलिए ये देखिए, शायद आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये रहा, आपको और क्लियरली देखो, ये देखो कोकाई है, ये बेसिलाई है, ये स्पाइरिला हो गया और ये विब्रियो होगा, कोकाई बेसिलाई स्पाइरिला विब्रियो। अगर शेप आपकी स्फेरिकल है तो कैसी होगी, क्या बोल लेंगे उसे, कोकाई बैक्टीरिया बोल लेंगे। अगर आपका रोड शेप बैक्टीरिया है, कैसा है, रोड शेप बैक्टीरिया है, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, उसे हम बोल लेंगे बेसिलाई बोल लेंगे। अगर आपका जो स्पाइरो वगैरह, ये स्पाइरिले का मतलब क्या हो गया, जो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है, आपका स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है, उसे हम क्या बोल लेंगे, स्पाइरिला बोलेंगे। और विब्रियो को क्या बोलेंगे हम, कोमा शेप का बैक्टीरिया बोल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर कोकाई बेसिला स्पाइरिला विब्रियो, और इसी जगह पर आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर क्या दिखाई पड़ेगा, बोर्ड के ऊपर आपको एक फोटोग्राफ दिखाई पड़ेगा। उस फोटोग्राफ के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, जो पहले नंबर वाला दिख रहा है आपको, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर जो पहले नंबर है, ये डायग्राम जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, जो पहले नंबर पर आपको दिख रहा है वो क्या है आपका, वो कोकाई है, स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है। जो सेकंड नंबर पर आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो बेसिलाई है, ठीक है, और जिसकी शेप कैसी है, रोड शेप है। जो थर्ड नंबर का आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, स्पाइरिला, जो कि किस शेप का है, स्पाइरल शेप का है। और जो फोर्थ नंबर का आपको दिखाई पड़ रहा है, लास्ट वन वाला, ये विब्रियो है, जो कि कोमा शेप का दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में, तो कोकाई बेसिलाई स्पाइरिला और विब्रियो, कोकाई बेसिलाई स्पाइरिला और विब्रियो, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए ये तो था हमारा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल क्या है कोकाई का, एग्जाम्पल हो गया कोकाई का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि बीमारी कौन सी कोज करता है, न्यूमोनिया कोज करता है। बेसिलाई का क्या आ गया, लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो गया वो कौन सा हो गया, ई कोलाई, एस्कीरिया कोलाई हो गया, ठीक है। और जो विब्रियो हो गया उसका एग्जांपल क्या है, विब्रियो कोलेरी, क्या नाम हो गया, विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी। ये बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये कोलेरा की बीमारी करता है, एक्चुअल में हैजा बोलते हैं, उल्टी दस्तों का एक साथ लग जाना एक बीमारी होती है जिसे हैजा बोलते हैं। और वो एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होते हैं जिसे डीवीडी बोला जाता है, डिहाइड्रेट, आपके डायरिया, वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर कोलेरा के अंदर ह्यूमन बींग की डेथ भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या होता है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो मतलब कोमा शेप, कोलेरी मतलब कोलेरा कोज करने वाला बैक्टीरिया। एस्केरिया कोलाई जो कि स्पाइरिला शेप का होता है। बेसिलाई मतलब रोड शेप बैक्टीरिया हो गया, एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस हो गया। कोकाई मतलब स्फेरिकल शेप का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं कोकस बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, अगर केवल एक ही बैक्टीरिया है, सिंगल बैक्टीरिया है, सर्कुलर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं मोनोकोकस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, मोनोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर है। अगर ये सर्कुलर स्फेरिकल बैक्टीरिया दो के ग्रुप में है आपको, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है, डिप्लोकोकस बोलेंगे। अगर वो दो से ज्यादा, मतलब एक तरह से चेन बना रखी, उसने कई सारे ग्रुप दिखा रखा लेकिन स्ट्रेट चेन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। और ये केवल कोकस वर्ड के लिए नहीं, यहाँ बेसिलस भी आ सकता है। अगर आपके ऐसे ही रोड शेप बैक्टीरिया की एक चेन दिखाई पड़ रही है आपको, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको अंगूर के गुच्छे के समान 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ग्रुप में आपको दिखाई पड़ रहा है बैक्टीरिया, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे, स्टेफाइलो मतलब अंगूर के गुच्छे के समान, और कोकस मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसकी शेप क्या होती है, गोल होती है। आई बात समझ में। तो कोकस के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि ये मोनोकोकस हो गया, ये डिप्लोकोकस हो गया, ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ये स्टेफाइलोकोकस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द बैक्टीरिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर कोकाई, बेसिला, स्पाइरिला एंड विब्रियो। कोकाई जो हो गया स्पेरिकल शेप का हो गया, बेसिलाई जो हो गया वो रोड शेप हो गया, स्पाइरिला जो हो गया आपका वो आपका स्पाइरल शेप का हो गया, और विब्रियो जो हो गया वो आपके कोमा की शेप का हो गया। आई बात समझ में। और कोकाई का एग्जांपल आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो गया, बेसिलाई का एग्जांपल लैक्टोबैसिलस हो गया, स्पाइरिला का एग्जांपल ई कोलाई जिसका पूरा नाम क्या है, एस्केरिया कोलाई भी हो गया। और एस्केरिया कोलाई आपके कहाँ देखने मिलता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने मिलता है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर देखने मिलता है। जब ई कोलाई बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर होता है तब वो यूजफुल होता है, दूसरे बेकार जो
बैड बैक्टीरिया होते हैं उनसे कम्पीट कर रहा होता है। और जब ये ई कोलाई बैक्टीरिया आपके कहाँ जाता है, जब ये ई कोलाई बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर आ जाता है, तब ये वहाँ पर क्या कर रहा होता है, तब यहाँ पर बीमारी कॉज कर रहा होता है, जैसे बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा लास्ट वन क्या हो गया आपका विब्रियो शेप। ठीक है, विब्रियो मतलब जो कि कोमा शेप का बैक्टीरिया हो गया, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया विब्रियो कोलोनी हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक के? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की बात हम करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा देखो, बैक्टीरिया जो है हालांकि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल्ड का है, सिंगल सेल्ड एक ही सिंगल कोशिका से मिलकर बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस भी पुराना है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आपका ये बड़ा सिंपल है, बैक्टीरिया सिंपल है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों के, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भले ही वो सिंपल हो, लेकिन उनका बिहेवियर कैसा होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर देखने मिलता है। ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं आपको मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने मिलते हैं। क्या होती है बैक्टीरिया के अंदर? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट जितने भी तरह का टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उस सब के एग्जांपल कहाँ देखने मिलेंगे आपको? बैक्टीरिया के अंदर देखने मिलेंगे। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बोला जाता है उसे। देखो न्यूट्रिशन आपके दो तरह का होता है, एक होता है आपके ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों ही देखने मिलते हैं, एक होता है आपके ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं आपके हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के अंदर एक होता है सनलाइट की वजह से फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, और एक होता है आपके कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो सनलाइट की बजाय केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो केमिकल्स कहाँ होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ना, वे उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहाँ देखने मिलते हैं? समुद्र की गहराइयों के अंदर देखने मिलता है आपको, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंची हुई होती है, वहां पर आपको जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वे कीमो ऑटोट्रॉफिक है। और ऐसा बैक्टीरिया जो सनलाइट जहां तक पहुंच सकती है, वहां पर जो बैक्टीरिया पाया जा रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वहां पर केवल फोटोट्रॉफिक ही हो, कि अगर जहां पर सनलाइट पहुंच रही वहां पर केवल आपको ऑटोट्रॉफिक ही देखने मिलेगा। फोटो का मतलब लाइट और ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड खुद बना। अच्छा मैं बता दूं पहले, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी ना किसी तरह से। तो हम क्या करते हैं, हम या तो पनीर खाएंगे, मीट खाएंगे। पनीर खाएंगे मतलब गाय के ऊपर, गाय के दूध के ऊपर डिपेंड है। मीट खाएंगे तो किसी ना किसी जानवर के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ह्यूमन क्या हो गया, हेटरोट्रॉफिक हो गया। प्लांट, ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या हो गया, वो आपके ऑटोट्रॉफिक हो गए। ठीक है, तो आपके ऑटोट्रॉफ हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफ हो गया। क्लियर है बात यहां तक के? उसके अलावा हेटरोट्रॉफ के अंदर क्या आता है आपका? हेटरोट्रॉफ के अंदर आपको देखने मिल सकता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपको क्या देखने मिल सकता है? सैप्रोफाइटिक भी न्यूट्रिशन देखने मिल सकता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब है पैरासाइटिक भी देखने मिल सकता है। सैप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया, और पैथोजेनिक नेचर भी देखने मिल सकता है। क्लियर है बात? आई बात समझ में? मोस्ट प्रोबेबली सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक इसके अंदर देखने मिल सकता है। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करता है, जैसे फंजाई होते हैं ना, सर्डिगली नमी के ऊपर फंजाई ग्रो कर जाती है, ऐसे ही बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाते हैं। पैरासाइट क्या हो गया? पैरासाइट हो गया कि जो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअल में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आपको कहाँ देखने मिलता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आपको दो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिलता है, जिसमें जो पैरासाइट होता है उसका साइज छोटा होता है, और जो होस्ट जिसके ऊपर वो सर्वाइव करता है वो क्या होता है, वो आपके उसका साइज बड़ा देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जूं होती है, जूं सिर के अंदर जूं होती है, जूं आपके एक एक्टोपैरासाइट है, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? वो क्या है, वो बैक्टीरिया नहीं है। उसी की तरह का एग्जांपल है, जिस तरह जूं सिर के अंदर होती है, जूं छोटी सी होती है, फीड करती है ह्यूमन की बॉडी के ऊपर, ऐसे ही वो बैक्टीरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के अंदर और कुछ रहा नहीं। आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया, हेटरोट्रॉफिक भी हो गया। ठीक है, दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका बैक्टीरिया के बारे में। समझ में आई बात? क्लियर है बात? यहाँ तक के बात समझ में आई? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो आपके बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया, एक होता है आपका यू बैक्टीरिया। एक होता है क्या आपका आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है बच्चों आपका यू बैक्टीरिया। और आज की क्लास प्यारे बच्चों, राज दुलारो, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि 23-24 मिनट हो चुकी हैं, और आर्की बैक्टीरिया लगभग आपका 10 से 15 मिनट ले लेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 10 मिनट तो लग ही जाएंगे कम से कम आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में। अगले लेक्चर में हम आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, ये 2 लेक्चर और लगेंगे मुश्किल से, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज का हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को
सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितनी नॉलेज मुझे है उसी के अकॉर्डिंग, भाई गूगल बाबा तो मैं भी नहीं हूँ ना, ठीक है, मैंने भी कहीं से एजुकेशन लिया, उसी एजुकेशन को मैं आपको डिलीवर करता हूँ। कभी कोई चीज़ माइंड से स्किप भी हो जाती है, आई बात समझ में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो लेक्चर आप देख रहे हैं ध्यान से उसके नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें, समझते रहें। एक बार समझ में नहीं आ रही दूसरी बार देखें, ठीक है। आपके एग्जाम अगर बाकी है तो 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक जरूर परचेज कर लें, आई बात समझ में। उसके अलावा सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, खाएं पिए, इम्यूनिटी का ध्यान रखें। ऐसे सब्सटेंस खाएं, ऐसा फूड खाएं जो आपको इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आई बात समझ में, जिससे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। उसके अलावा घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, खाते रहें, सोते रहें, पीते रहें और पढ़ाई भी करते रहें। चलिए, ऑल द बेस्ट।